लाल बाबा राइस स्टूडियो से आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। जोहार झारखंड में हूं संतोष कंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देवघर से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां बुर्का पहनी एक महिला का बैद्यनाथ मंदिर परिसर में हंगामा करने का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में बुर्का पहनी महिला मंदिर के प्रांगण में चहलकदमी कर रही थी। हालांकि न्यूज 18 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। उसके हंगामे को देखते हुए कुछ तीर्थ पुरोहित मंदिर परिसर से बाहर जाने को कह रहे हैं, वहीं कुछ लोग महिला को मानसिक रोगी बता रहे हैं। मंदिर प्रबंधन की ओर से अब तक पूरे मामले पर कोई अधिकृत बयान नहीं आया है। पुरोहितों का कहना है कि मंदिर की सुरक्षा के नाम पर खिलवाड़ किया जा रहा है। ऐसे में कभी भी कोई घटना घट सकती है। और मनीष हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। मनीष, ये जो तस्वीरों में दिख रही महिला, हालांकि न्यूज 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, इस पूरे मामले पर अब जो बैद्यनाथ मंदिर प्रशासन है उसका क्या कुछ कहना है, पुलिस प्रशासन का क्या कुछ कहना है? देखिए, ये वीडियो तेजी से वायरल हो रही है, जहां एक महिला जो है वो बुर्का पहनी हुई है और मंदिर में उपद्रव उठाती हुई नजर आ रही है। हालांकि वहां स्थानीय पुरोहित के द्वारा उसे बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है, लेकिन लगातार जो है इस तरह की घटना के बाद स्थानीय पुरोहित का विरोध किया जा रहा है कि किस तरह से कोई जो है विशेष समुदाय की महिला जो बुर्का पहने हुई है वो मंदिर के अंदर कैसे घुस सकती है। क्या सुरक्षा व्यवस्था इस तरह से है कि कोई भी मंदिर के अंदर घुस सकता है? तो बड़ा सुरक्षा व्यवस्था में चूक माना जा रहा है और स्थानीय पुरोहित का इसमें जो है विशेष करके मान सकते हैं कि आक्रोश जो है वो जताया जा रहा है। जी, पुरोहितों की जो चिंता है वो अपनी जगह जायज है, लेकिन मंदिर प्रशासन की जिम्मेदारी, सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? जी बिल्कुल, देखिए मंदिर प्रशासन के द्वारा लगातार जो है पुरोहित के द्वारा ये बोला जा रहा है कि आखिर इस तरह की घटना जो हुई है इसका जिम्मेवार कौन है, कि अगर कोई मंदिर में इस तरह की महिला अगर घुस के और उपद्रव मचा रही है तो इसका जिम्मेवार कौन है। इस विषय पर अगर हम बात करें तो लगातार हम कोशिश किए हैं बात करने के लिए मंदिर प्रशासन से, तो उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार किया है। जी, पुलिस प्रशासन का क्या कुछ कहना है? क्या बैद्यनाथ मंदिर के बाहर कोई पुलिसकर्मी तैनात नहीं होता? जी बिल्कुल, बैद्यनाथ मंदिर के चारों गेट पर पुलिस प्रशासन की प्रतिनियुक्ति की गई है। बावजूद इसके किस तरह से ये महिला घुसी है इसकी जांच की जा रही है और जांच का ये विषय है। जी मनीष, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इस वीडियो के वायरल होने के बाद कुछ सवाल भी उठ रहे हैं। मसलन बाबा मंदिर में कैसे पहुंचे बुर्के में महिला? बाबा मंदिर में इस महिला की एंट्री कैसे हुई? सुरक्षा कर्मियों ने इसे रोका क्यों नहीं? और मंदिर की सुरक्षा से इस तरह का खिलवाड़ क्या जायज है? ये तमाम सवाल हैं जो हर कोई अब इस वीडियो के वायरल होने के बाद पूछ रहा है। और पलामू में एक नवजात बच्चे का कटा हुआ सिर मिलने से सनसनी फैल गई। घटना शहर थाना क्षेत्र के हनुमान नगर की है, जहां टेडवा नदी के किनारे एक नवजात बच्चे का कटा हुआ सिर पुलिस ने बरामद किया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। हालांकि नरबली की आशंका जताई जा रही है, लेकिन पुलिस कुछ भी खुलकर कहने से बच रही है, इनकार कर रही है। वहीं नरबली की आशंका ने पूरे जिले में हड़कंप मचा दिया है। पुलिस कटे हुए सिर को अपने कब्जे में लेकर धड़ की तलाश में जुट गई है। जिस जगह से नवजात का सिर बरामद हुआ है वहां से कुछ ही दूरी पर शमशान घाट है। बताया जा रहा है कि बरामद सिर 3 से 4 दिन के नवजात का बताया जा रहा है। 7 बजे करीब में सूचना मिला कि एक नवजात बच्चा का सर कटा हुआ है। पाया गया ये गायत्री मंदिर देवी रसूल के पीछे में। तो हम लोगों ने देखा यहाँ पर है उस तरह का मामला, और हम लोग छानबीन कर रहे हैं कि क्या हो सकता है इसके पीछे का मामला। जांच कर रहे हैं, जांच पर पता चलेगा कि क्या है मामला। सभी जगह 3-4 दिनों में जो भी डिलीवरी हुई है उसका हम लोग फिजिकल वेरीफाई करेंगे। और चाईबासा से बड़ी खबर मिल रही है। सोनुआ में अपहरण कर बुजुर्ग महिला की हत्या कर दी गई। 2 दिन बाद तालाब के पास शव बरामद हुआ है। 28 अक्टूबर से महिला जो थी वो लापता थी।
घर में जमीन पर खून के धब्बे मिले हैं। शव जब्त कर छानबीन की जा रही है। रंजिश या अंधविश्वास में हत्या, इस पहलू पर पुलिस अब इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। और रूपेश प्रधान हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। रूपेश प्रधान, एक महिला जो गायब थी, अब उसका शव मिला है। पुलिस इस पूरे मामले में किस तरह से तफ्तीश कर रही है? देखिए, पुलिस अभी पूरे नतीजे तक नहीं पहुंची है, लेकिन मृतक महिला जो है उसके परिजनों ने, उनके बेटों ने ये आरोप जरूर लगाया है कि डायन बिसाही के संदेह में, शक में कुछ ग्रामीणों द्वारा उसकी मां की हत्या की गई है। और पुलिस इस आरोप पर अब छानबीन कर रही है कि वास्तव में डायन बिसाही के शक में ही महिला की हत्या हुई है या अन्य कोई आपसी रंजिश से उसकी हत्या हुई है। पुलिस किसी नतीजे पर अभी नहीं पहुंची है, लेकिन संभावना जताई जा रही है कि आशंका ये है कि डायन बिसाही के संदेह में इस महिला की हत्या की गई हो। और बेटों के आरोप पर, परिजनों के आरोप पर पुलिस फिलहाल इस घटना की छानबीन कर रही है। रुपेश, 28 अक्टूबर से महिला लापता थी। 2 दिन बाद इसका शव बरामद हुआ है। 2 दिन में जो छानबीन हुई उसके मुताबिक पुलिस का क्या कुछ कहना है? परिजन जो कह रहे हैं, जो आरोप लगा रहे हैं, उस पर पुलिस की अब तक क्या प्रतिक्रिया आई? देखिए, पुलिस इस बिंदु पर डायन बिसाही के शक में हत्या की जो बिंदु है, इस बिंदु पर स्पष्ट तौर पर पुलिस अभी कुछ नहीं कर रही है, लेकिन जो बेटे आरोप लगा रहे हैं उस बिंदु पर छानबीन की जा रही है। रुपेश, ये जो महिला है उसके घर पर भी कुछ खून के धब्बे बताए जा रहे हैं, वो कैसे पहुंचे जब ये महिला गायब हुई थी? देखिए, इसमें एक बात ये आ रही है कि जिस समय घटना हुई, संभवतः यही हो सकता है कि महिला की घर में ही हत्या कर दी गई हो और उसका शव छुपाने के नियत से उसको दूसरे जगह लेकर फेंक दिया गया है। ठीक है रुपेश, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और झारखंड के 48 मजदूर अफ्रीका के देश ट्यूनीशिया में फंसे हुए हैं। वहां से उन्हें वीडियो जारी कर सरकार से मदद और वतन वापसी की गुहार लगाई है। वीडियो में मजदूरों ने बताया कि कंपनी ने उन्हें 3 महीने से वेतन नहीं दिया है। उनके सामने खाने पीने का संकट खड़ा हो गया है। जानकारी के मुताबिक इनमें से 15 मजदूर बोकारो जिले के हैं, 19 मजदूर हजारीबाग के और 14 मजदूर गिरिडीह के जिले हैं। वहां फंसे मजदूरों ने वीडियो संदेश में अपना दर्द साझा करते हुए कहा है कि वो बहुत बुरी तरह से फंस गए हैं, बहुत बुरे हालात में। लोग को इंडिया से बोलकर लाया गया था कि कंपनी है, और यहाँ आने के बाद पता चला कि कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्टर नाम पीपीसीएल यानी कि प्रेम पावर कंस्ट्रक्शन, जो एलएनटी से ठेकेदारी लिया है यानी कॉन्ट्रैक्ट लिया है। और यहाँ हम लोग इंडिया में एग्रीमेंट पेपर मांगे तो बोल दिया वहाँ पहुँचने के बाद मिलेगा। और यहाँ पहुँचने के बाद ना एग्रीमेंट पेपर मिला और ना कुछ मिला। और इंडिया में बोला था 8 घंटा ड्यूटी है और यहाँ 12 घंटा ड्यूटी करवा रहा है। और 4 महीने से बराबर पेमेंट नहीं दे रहा है। और पेमेंट मांगने पर धमकी दे रहा है कि सबको जेल करवा देंगे और मजदूरों को इंडिया वापस नहीं जा पाएगा। ट्यूनीशिया में हम लोग के पास खाने पीने का सारा पैसा ख़त्म हो गया, किसी तरह का सामग्री नहीं है और मांगने पर भी नहीं दे रहा है। हम लोग 48 मजदूर यहाँ फंसे हुए हैं। पेमेंट और वेतन वापसी के लिए झारखंड सरकार और केंद्र सरकार से निवेदन है कि हम लोग को वतन वापसी कराया जाए। और चाईबासा में थैलीसीमिया पीड़ित बच्चों को HIV पॉजिटिव संक्रमित ब्लड चढ़ाने का मामला अब जोर पकड़ता जा रहा है। झारखंड हाईकोर्ट में लगातार इस मामले की सुनवाई चल रही है। वहीं बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने राज्य सरकार पर इस मामले में सीधा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अपने एक सूत्र कमाई के एजेंडे में लगी है। बीजेपी विधायक ने मुख्यमंत्री से इस मामले के बाद स्वास्थ्य मंत्री को हटाने की मांग की। वहीं राज्य सरकार का कहना है कि मामले में कार्रवाई जारी है। झारखंड सरकार का एक सूत्री फार्मूला है, हाउ टू अर्न मनी। पैसा कमाना ही जब उद्देश्य रह गया हो, वैसी स्थिति में स्वास्थ्य की बात करना ही बेईमानी है। झारखंड सरकार को मौका है कि अब भी स्वास्थ्य मंत्री बदले, एक अच्छा व्यक्ति को स्वास्थ्य मंत्री बनाए। गुजरात में कई मासूमों की जान चली गई थी, याद है ना? अभी मुझे लगता है 1-2 साल भी नहीं हुए।
गुजरात में एक अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, उससे कई मौतें हो गई थी। अरे शर्म कीजिए, इस तरह की घटना पर राजनीति नहीं की जाती है। और सीधे जेपी नड्डा जी की सभा में लेकर चलते हैं। वो कहीं और नहीं तय होती थी, वो सत्ता के गलियारों में मुख्यमंत्री और मंत्रियों के निवास में फिरौती की रकम तय होती थी। आप बताइए, ऐसी सरकार को कभी आने दोगे क्या? जरा जोर से बोलो, आने दोगे क्या? ये अपहरण उद्योग, यहां से डॉक्टर चले गए, यहां से इंजीनियर निकल गए, यहां से लॉयर निकल गए, यहां लोग छोड़ करके दिल्ली बसने लगे। वो इसलिए हुआ क्योंकि जंगल राज यहां पर था और जंगल राज को इन्होंने प्रश्रय दिया। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। आपको याद दिलाता हूं, एक मुख्यमंत्री लालू यादव, उसने एक रैली बुलाई थी 2003 में, और बार बार उसको याद रखना। क्या था रैली का नाम? तेल पिलावन लठिया भाजन। तेल पिलावन लठिया भाजन। हर कोई रैली में लठ लेकर के आया था, और मुझे याद है मैंने पटना की सड़कों पर देखा, उन्होंने लाठी भांजी, गांधी मैदान में लाठी भांजी, और लाठी भांज करके पूरे बिहार को संदेश दिया था कि जो इस लाठी के आगे आएगा, यानी जो लालू के आगे आएगा, वह नष्टो नाबूद हो जाएगा। एक खौफ और डर का वातावरण बनाने का प्रयास उस समय हुआ था। बोलिए, ऐसे मुख्यमंत्री, ऐसे लोगों को फिर से आने दोगे क्या? जरा जोर से बोलो भाई, मुझे विश्वास होना चाहिए। आने दोगे क्या? आपको शहाबुद्दीन के बारे में मालूम है क्या? नाम सुना है क्या? मैं पुराना बिहारी हूं, मेरा जन्म बिहार में हुआ है। मैंने देखा है इसका खौफ, मैंने देखा है सीवान से लेकर के, चंपारण से लेकर के, और ये मोतिहारी से लेकर के सीमांचल तक किस तरीके का खौफ था। और ये कौन था शहाबुद्दीन? ये शहाबुद्दीन आरजेडी का सांसद था, आरजेडी का विधायक था, लालू के बगल में बैठा करता था, और इसने आतंक मचाया हुआ था। इसके आतंक से सीवान के एसपी को भाग करके अपनी जान बचानी पड़ी थी। बोलो, ऐसा राज फिर से चाहते हो क्या? चाहते हो क्या? और इन्हीं के लालू के बेटा तेजस्वी ने शहाबुद्दीन के बेटा ओसामा को फिर से टिकट दिया है। यानी ये सुधरने वाले नहीं हैं, ये नहीं सुधरेंगे। इनको वही तरीका याद है, और ये हमेशा इसी तरीके से राज करते रहे हैं, गुंडागर्दी के आधार पर। ये आरजेडी क्या है? आर का मतलब रंगदारी, ज का मतलब जंगल राज, और द का मतलब दादागिरी। ये आरजेडी, ये रंगदारी, जंगल राज और दादागिरी की पार्टी है। ये आपने ध्यान में रखना। और ये भी ध्यान में रखना कि लालू को आपसे कोई मतलब नहीं है। मैं यादव भाइयों को भी बताना चाहता हूं, इनको कोई मतलब नहीं है। इनको मीसा को राज्यसभा लोकसभा पहुंचाना, तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना, परिवार में टिकट बांटना, अपने लोगों को रखना, ये परिवार के लिए लड़ रहे हैं, ये आपके लिए नहीं लड़ रहे, ये याद रख लेना। ये जनता की सेवा करने का काम ये एनडीए ने लिया है, ये मोदी जी ने लिया है, ये हम लोगों ने लिया है, ये हमारे चिराग पासवान ने लिया है, ये उपेंद्र कुशवाहा ने लिया है, ये जीतन राम मांझी ने लिया है, जो आपके विकास के लिए दिन रात एक करके काम में जुटे हैं। और इसीलिए मैं ये भी बोलना चाहता हूं, ये लालू की सरकार घोटालों की सरकार थी। लालू का परिवार ये बिहार का भ्रष्टम परिवार है। चारा घोटाला का नाम सुना है क्या? सुना है? अलकतरा घोटाला का नाम सुना है? और ये सुना है ना कि नौकरी के बदले जमीन हड़प रहे हैं, जमीन हड़प रहे हैं। ये बोलते हैं हम हर परिवार को नौकरी देंगे। अरे हर परिवार को नौकरी देंगे तो बिहार का 1 इंच जमीन नहीं बचेगा, सब हड़प लेंगे। ये नौकरी जमीन के बजाय, और नौकरी किसको दे रहे हैं? अरे 2 करोड़ 2.5 करोड़ की आबादी को, 2.5 करोड़ परिवारों को अगर नौकरी देने लगो तो 12 लाख करोड़ रुपए बनता है।
तनख्वाह का 3,70,00,000 17 तो हमारा बजट है बिहार का। इनको कुछ नहीं मालूम कि किस तरीके से राज किया जाता है, किस तरीके से सरकार चलाई जाती है। ये घोटालों के मास्टर हैं, ये घोटालेबाज हैं। आप बताओ, लालू सजा याफ्ता है कि नहीं है? बोलो, सजा याफ्ता है कि नहीं? बेल पर है कि नहीं? राबड़ी बेल पर है कि नहीं? मीसा बेल पर है कि नहीं? आप बताओ, तेजस्वी बेल पर है कि नहीं? ये बेल पर है और जेल के रास्ते में है। ये जेल पहुंचने वाले हैं। इनको घर बैठाओ और एनडीए को जिताओ, सिद्धार्थ सौरभ को लाओ, जितेंद्र यादव को लाओ, हेलीकॉप्टर पर बटन दबाओ और कमल पर बटन दबाओ, विकास की ओर आगे बढ़ो। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। जेपी नड्डा को आप सुन रहे थे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लालू राष्ट्र पर हमला बोला, अपहरण का उद्योग चलता था, ये उन्होंने कहा ये सब लोग जेल जाने वाले हैं, ये बेल पर हैं। उन्होंने इसमें मीसा भारती का नाम लिया, राबड़ी देवी का नाम लिया, लालू यादव को सजा याफ्ता बताया, साथ ही साथ तेजस्वी यादव को भी बेल पर बाहर बताया है। नीतीश राज में विकास हुआ, ये जेपी नड्डा ने कहा है। उन्होंने कहा है कि अगर बिहार को कोई बदल सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ एनडीए है। उन्होंने चिराग पासवान की तारीफ की, जीतन राम मांझी की तारीफ की, नीतीश कुमार की तारीफ की और साथ ही साथ महागठबंधन पर जमकर निशाना साधा। आरजेडी का मतलब भी उन्होंने समझाया। आर मतलब रंगदारी और जे मतलब जंगल राज। इस तरह से उन्होंने आरजेडी की भी व्याख्या की। खबरों में आगे बढ़ेंगे। रांची के आसपास के क्षेत्रों में पिछले 2 महीनों से हो रही बेमौसम बारिशों से कृषि कार्य पर असर दिख रहा है। बारिश के कारण खेतों में पकने को तैयार धान की बालियों को नुकसान पहुंचा। लगातार पानी जमा होने से धान सड़ने का खतरा अब उत्पन्न होने लगा है। वहीं लहसुन, पालक समेत कई हरी सब्जियों की खेती पर भी इसका असर पड़ रहा है। इससे किसानों को आर्थिक नुकसान की आशंका गहरा गई है। कृषि वैज्ञानिक ने किसानों के खेतों में जमा पानी को निकाल देने और किसी तरह के रासायनिक खाद के इस्तेमाल से बचने की सलाह दी। मौसम विभाग की ओर से शनिवार तक मौसम साफ होने की उम्मीद जताई जा रही है। कर्जा करके 10 बोरी आलू लिए थे, 10 पैकेट, वे सब सड़ गया। जितना फसल को भी लगाए कुछ बहुत, वो भी ख़त्म हो गया। बीन लगाए थे 4-5 केजी, वो भी भारी पानी बरसने वो भी खत्म हो गया। ब्रॉडकास्टिंग है और जैसा मौसम विभाग की सूचना मिल रही है, ये कल तक खत्म हो जाएगा यहाँ से, रांची विशेषकर। दूसरा, ये जहाँ धान अगर कहीं तैयार भी है थोड़ी सी, तो थोड़ा सा काटते समय अभी रुक जाएं, उसको ना काटें। यूरिया का छिड़काव अभी ना करें, क्योंकि नीचे पानी खेत में जम गया है और ज़्यादा संभावना है कि वो लाज करके और ज़्यादा झुक गिरेगी। चक्रवाती तूफान को लेकर के मौसम इतना प्रतिकूल हुआ है, प्रभावित हुआ है कि आप देख सकते हैं कि इसका असर साफ तौर पर खेतों में भी पड़ा है। किसान आप देख रहे हैं कि किस कदर अपनी पूरी तरह से जो पूंजी है उसको लगा करके पूरे साल की मेहनत लगाती है किसान। उसके बाद अपने फसलों को जब खेतों में इस तरह का मौसम की मार को देखता है तो निश्चित तौर पर वो भगवान से ही सिर्फ यही कहता है कि कब तक ये मौसम ठीक होगा और हमारी फसल कब ये जो पक चुकी है धान की बालियां। आप देखें कि किस तरह से किसान अपने भाग्य को कोस रहे हैं। निश्चित तौर पर ये जो किसान है, कहा जाता है कि प्रकृति का साधु होता है, और जब इस तरह की प्रकृति की मार होती है तो निश्चित तौर पर अपने भाग्य को कोसते हैं और कहते हैं कि हालात जल्द से जल्द सुधार हो ताकि हमारी जो लागत है वो मुझे मिल जाए। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ निरंजन सिंह, न्यूज़ 18 रांची। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।